जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत अच्छे होंगे और लॉकडाउन का आप पूरी तरह से पालन कर रहे होंगे। और आप लोग निश्चित घर पे रहिए, ये समस्या है कट जाएगी, कुछ दिनों का है। हम जैसे लोग जो स्वास्थ्यकर्मी हैं या पुलिस वाले, मीडिया वाले, सफाई कर्मी आपकी सेवा में लगे हैं, निरंतर आपके साथ हैं। बस आपको घर रहकर इस लड़ाई को जीतना है, तो घर पे ही रहिए। बाकी आपके सिलेबस की जिम्मेदारी हमारी है, मैं इसके साथ साथ कुछ भी काम कर रहा हूँ। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम पढ़ रहे हैं यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करेंगे पैथोलॉजी का, जो कि हमारे बी फॉर्म सेकंड सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। दो यूनिट ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने लेक्चर्स नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके आप वहां पे देख सकते हैं। तो आज इसका लेक्चर 1 लेकर आ रहा हूं। लेक्चर 1 है पैथोलॉजी का, हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर। तो इसमें लेक्चर 2 में काफ़ी टॉपिक हैं, अलग अलग काफ़ी टॉपिक हैं। सिलेबस देख लेते हैं पहले इसका। देखिए सिलेबस क्या है यूनिट 3 में, ये हेमेटोलॉजिकल डिजीज़ है, जिसके बाद हम लोग इस स्लाइड पे करने जा रहे हैं। इसके बाद कुछ एंडोक्राइन सिस्टम का डिजीज़ है, जैसे कि डायबिटीज़ है, थायराइड है, डिसऑर्डर ऑफ सेक्स हार्मोन्स है। फिर नर्वस सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम्स है, जैसे कि एपिलेप्सी, पार्किंसन, स्ट्रोक, साइकियाट्रिक डिसऑर्डर, डिप्रेशन, साइजोफ्रीनिया, अल्जाइमर्स। ठीक है। और फिर कुछ जीआईटी की प्रॉब्लम है, जैसे कि पेप्टिकल्स है। यानी हमको ब्लड का, एंडोक्राइन का, नर्वस सिस्टम का और जीआईटी का, इन 4 अलग अलग सिस्टम्स के बीमारियों के बारे में पढ़ना है इस पूरे यूनिट 3 में। थोड़ी सी लंबी यूनिट हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो हम आज की इस लेक्चर में पढ़ेंगे हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर के बारे में। तो देखिए आपको पता है हेमेटोलॉजिकल मतलब क्या है कि हीम मतलब होता है ब्लड की बात हो रही है। तो यानी कि हमारे शरीर में रक्त से रिलेटेड जो भी बीमारियां होती हैं या जो भी दिक्कतें होती हैं, उनको हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स कहते हैं। तो पहले हम ये जानते हैं कि हमारे ब्लड का बेसिकली कंपोनेंट जो होता है प्लाज्मा, उस पर 3 तरह के सेल्स होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, जिसको केमिकली एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स भी कहा जाता है, थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है। ठीक है। तो एनीमिया क्या है आप देखिए पहले समझिए। अगर हमारे शरीर में किसी भी तरीके से डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट में, बेसिकली मैं आरबीसी की बात करूंगा क्योंकि आरबीसी ज़्यादा रेटेड है, क्योंकि ऑक्सीजन कैरी वही करता है, न्यूट्रिशन कैरी वही करता है और शरीर के सभी ऑर्गन में यही पहुंचाता है। तो आरबीसी इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द ब्लड। तो अगर हमारे बॉडी में आरबीसी की संख्या कम हो जाए, देखिए आपको सामने फिगर है, आरबीसी सेल्स एक साइड में ज़्यादा है और एक साइड में कम है। तो 2-3 केसेस में एनीमिया कह सकते हैं कि या तो आरबीसी सेल की संख्या कम हो जाए, पहला केस। दूसरा केस है कि या तो आरबीसी का जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाए। तीसरा केस, या तो जो आरबीसी बन रही है, बनने के बाद वो मैच्योर होने से पहले ही डेड हो जाए। चौथा केस, या जो आरबीसी बन रही है उसका साइज छोटा हो जाए, उसका शेप छोटा हो जाए, ताकि उसकी क्वांटिटी ऑटोमेटिक कम हो जाएगी, है ना। इसको इस तरह समझिए कि जैसे आप दुकान में जा रहे हैं 100 लड्डू लेने, तो अगर लड्डू बड़े साइज़ का बना है तो वो 100 लड्डू का हो सकता है वेट 5 किलो हो, और वो लड्डू छोटे साइज़ का बना होगा तो हो सकता है 100 लड्डू का वेट 2 किलो हो। इसे समझ रहे। तो जब आरबीसी के साइज़ छोटे हो जाएंगे तो उस केस में भी हम लोग केस में एनीमिया हो सकता है। तो अलग अलग तरह के ब्लड की कमी को या अलग अलग तरह के लॉस को तो एनीमिया कहते हैं। और एनीमिया को हम अलग कई कैटेगरी में बांट सकते हैं, वो हम आगे देखेंगे। अभी फिलहाल एनीमिया को डिफाइन करने चल रहे हैं। तो एनीमिया जो वर्ड है फ्रेंड, इसका मतलब क्या होता है कि वन ऑफ द मोस्ट कॉमन ब्लड डिसऑर्डर व्हेन द लेवल ऑफ हेल्दी आरबीसी सेल्स इन द बिकम्स टू लो। यानी हमारे बॉडी के अंदर जो मैच्योर और हेल्दी आरबीसी सेल की संख्या है वो बहुत कम हो जाती है, उस केस को एनीमिया कहते हैं। और इससे कौन सी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हमें पता है कि आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन ही हमारी बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई करता है। और जब हमारे बॉडी के सभी ऑर्गन्स में जब एनीमिया होगा तो हीमोग्लोबिन भी कम होगा, और हीमोग्लोबिन भी कम होगा तो सभी ऑर्गन्स पे आरबीसी नहीं पहुँचे, सॉरी ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगा। इन दैट केस वहाँ पे हाइपोक्सिया, नेक्रोसिस जैसी कई प्रॉब्लम हमारे शरीर के सभी अंगों में हो सकती है। एनीमिया अगर देखा जाए तो 2 वर्ड से मिलकर बना है, एनीमिया। एन का मतलब होता है विदाउट एंड एमिया का मतलब होता है ब्लड। यानी अगर हमारी बॉडी में ब्लड की संख्या कम हो जाए या ब्लड कम हो जाए या ब्लड एब्सेंट हो जाए तो उस केस को ही हम लोग एनीमिया कहते हैं। ऑलरेडी यहाँ पे डेफिनेशन आप देख सकते हैं। ठीक है। तो आगे बात करें तो डेफिनेशन फिर से है कि डिफिशियंसी है। तो अब हम एनीमिया को कई भाग से डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे आगे डिफाइन कर रहा हूँ। यहाँ इससे ज़्यादा, यहाँ 3 ही कैटेगरी दी गई है। आगे वाले स्लाइड्स में मैं आपको ज़्यादा दिखाता हूँ। ठीक है। तो एनीमिया का डेफिनेशन ये हो गया। कॉज मैंने बताया कि किस तरह से होता है, कॉज क्या है कि कॉमनली क्या होता है, इसमें बच्चों में होता है, कौन सी रीजन होता है। तो फिलहाल कॉज की बात करेंगे तो हम डिटेल में पढ़ेंगे। एनीमिया का ये पूरा ब्लड का पूरा साइकिल है। यहाँ बात करते हैं पैथोलॉजी की, कैसे होता है एनीमिया के कारण दिक्कत क्या आती है। कि जैसे एनीमिया होगा हमारे बॉडी में आरबीसी, हीमोग्लोबिन, एसिडिटी का लेवल बहुत कम हो जाएगा।
इन दैट केस में हमारे बॉडी में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो होती घट जाएगी, ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगा। जब ऑक्सीजन घटेगा तो हाइपोक्सिया होगा और हाइपोक्सिया इंड्यूस्ड इफेक्ट्स आएंगे ऑर्गन में, और जिससे एनीमिया के सिम्टम्स हमारी बॉडी में दिखना शुरू हो जाते हैं। यानी एनीमिया के होने पे हमारी बॉडी में सिम्टम्स कैसे अपीयर होते हैं, उसका पूरा पैथोफिजियोलॉजी यही है कि जैसे ही हमारे बॉडी में आरबीसी कम होगा तो हीमोग्लोबिन कम होगा, फिर ऑक्सीजन सप्लाई कम होगी और हमारी बॉडी ब्लड हमारे ऑर्गन्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हाइपोक्सिया होगा, और जिससे अलग अलग रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे हमने ढेर सारे एनीमिया बता रहा हूँ आपको, और आपके सिलेबस पे इसमें से 4-5 एनीमिया के बारे में पढ़ना है। एग्जाम में क्वेश्चन भी ऐसे ही पूछे जाते हैं कि राइट अबाउट द मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया, राइट अ शॉर्ट नोट एंड ब्रीफ नोट अबाउट द हेमरेजिक एनीमिया या आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, ठीक है, या एप्लास्टिक एनीमिया या सिकल सेल एनीमिया, इस तरह से बहुत सारे आते हैं। तो कुल कितने प्रकार के एनीमिया मैंने बताया ऑलरेडी कि अलग अलग तरह से ब्लड का जो लॉस हो रहा है, अलग अलग तरह से जो आरबीसी की संख्या कम हो रही है, उसके बेसिस पे एनीमिया को हम कई प्रकार से बांट सकते हैं। अब हम सारा डिफाइन करेंगे। जैसे पहला है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, ठीक है, दूसरा है मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया, तीसरा है परनीसियस एनीमिया, हेमरेजिक एनीमिया, हीमोलिटिक एनीमिया, थैलेसीमिया एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया एंड द लास्ट वन इज एप्लास्टिक एनीमिया। अच्छा, ये सारे को आपके इस चैप्टर में यूनिट 3 में डिटेल में पढ़ने हैं, सारे नहीं, इसमें से 3-4 हैं जिसको डिटेल लिखना है, उसका काज लिखना है, उसका सिम्टम लिखना है। तो आपसे जब भी एग्जाम में क्वेश्चन एनीमिया के बारे में पूछेगा, टाइप्स के बारे में पूछेगा, तो आप एनीमिया लिखिएगा और टाइप्स लिखिएगा। लेकिन एग्जाम में लॉन्ग टर्म में क्वेश्चन अलग अलग पूछता है। जैसे बताया कि राइट अबाउट द आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, राइट अबाउट द सिकल सेल एनीमिया, तो आपको अलग वाले एनीमिया पोर्शन पे जाना होगा। तो पहले आप एनीमिया डिफाइन करेंगे, जैसे आपने पहले वाले लेक्चर्स में किया, उस स्लाइड्स में किया, उसके बाद उसको करेंगे। तो इन सारे एनीमिया को ब्रीफ में पढ़ने से पहले, डिटेल में पढ़ने से पहले, एक्सप्लेन करने से पहले हम सबको पहले जान लेते हैं कि इनके नाम से समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। क्योंकि एक बार माइंड में अगर ये चीज़ बैठ जाएगा कि मेगैलोब्लास्टिक का मतलब क्या है, हेमरेज का मतलब क्या है, सिकल सेल का मतलब क्या है, तो हमको बाद में याद करने में बहुत आसानी होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए टाइप्स के बाद से आयरन डिफिशियंसी में क्या होता है, देखिए इसको समझिए कि हमारे बॉडी में जो आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, यानी जो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है, उसके लिए आयरन का होना और फोलिक एसिड का होना बहुत ज़रूरी है। तो आयरन का जो होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हमारी बॉडी में आयरन की मात्रा कम हो जाएगी तो हमारे बॉडी में आरबीसी कम बनेगा। तो ऐसी एनीमिया को बोलते हैं आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। क्लियर हो गया? आप कुछ इस तरह समझिए कि अगर आपको दुकान में समोसा बेचना है तो समोसा बनने के लिए आपके पास आलू और मैदा का होना जरूरी है। अगर आपके पास आलू और मैदा केवल 2 किलो है तो आप समोसा कहाँ से 10 किलो बना लेंगे? ठीक है, उसी तरह से हमारे बॉडी में आयरन, आरबीसी के लिए हमारे बॉडी में आयरन का होना जरूरी है। इसीलिए हमारे जो घर के पूर्वज थे वो लोहे की कढ़ाई में बर्तन में खाना बनाते, सब्जी बनाते थे, ताकि उससे आयरन मिलता था हमारी सब्जियों में हमको बहुत ज़्यादा। अब तो हम लोग हॉटपॉट वाले हो गए। ठीक है, दूसरा है इसमें क्या होता है, जैसे कि इसमें क्या रिस्क प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि लॉस ऑफ आयरन बहुत ज़्यादा हो जाए, या मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग जब फीमेल्स में होती है तो उस केस में भी आयरन का बहुत ब्लड का लॉस होता है, उस केस में होता है। मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया क्या है? देखो मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया क्या है, देखिए आप इसको समझिए, भाई जो समझा रहा हूँ बहुत शांति से समझिए कि हमारे ब्लड के बनने के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है: आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन B12। आई रिपीट, आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन B12। अगर ये तीनों हमारी बॉडी को नहीं मिलेंगे तो हमारे बॉडी में आरबीसी का निर्माण नहीं होगा। तो अगर आयरन की कमी थी तो उसका नाम है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, और अगर विटामिन B12 और फोलिक एसिड की कमी हो जाए तो उससे जो प्रॉब्लम होती है उसे कहते हैं मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। यानी अगर हम खाने में B12 नहीं ले रहे हैं और फोलिक एसिड नहीं ले रहे हैं, कुछ ऐसे खाने नहीं खा रहे हैं, तो जिसमें ये सब होता है तो हमारी बॉडी में ब्लड की कमी हो सकती है और एनीमिया हो सकता है। इसलिए अगर आप लोग चाहें तो सरकारी अस्पताल में फ्री मिलता है, बाकी आप लोग आयरन और फोलिक एसिड की कैप्सूल से टैबलेट महीने में 1 बार खा सकते हैं, ताकि हमारी बॉडी में इसका लेवल बना रहे। क्योंकि आजकल हम जो खाना खाते हैं वो खाना बहुत हेल्दी नहीं रह गया, हम लोग जंक फूड पे है। फिलहाल आजकल लॉकडाउन में है तो घर के ही लोग ही खा रहे हैं, तो खाना तो सही ही खा रहे हैं आजकल। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, अगला है जैसे कि परनीसियस एनीमिया। अब परनीसियस एनीमिया क्या होता है, इसमें क्या होता है कि हमारा जो हम खा तो रहे हैं, जैसे कि हम भाई अगर हमने B12, फोलिक एसिड, आयरन हमने खाने से मिल गया, लेकिन वो खाने से कैसे बनेगा आरबीसी? पहले वो हमारे पेट में एब्जॉर्ब होगा, स्टमक में एब्जॉर्ब होगा, इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होगा, उसके बाद वो कहाँ जाएगा? उसके बाद वो ब्लड का फॉर्मेशन करेगा। लेकिन हम खा लिए, लेकिन वो हमारे पेट में, स्टमक में एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा है ना, हमारे स्टमक पेज में एब्जॉर्ब हो ही नहीं रहा। मतलब ये समझिए कि हमको समोसा बेचना है, आलू और मैदा हम खरीद के तो ले आए हैं, लेकिन हम अपने दुकान के किचन तक उसको पहुंचा ही नहीं पा रहे हैं।
कि यहाँ पे वो काम हो, तो केवल बाहर पड़ा है तो उससे थोड़ी समोसा बन जाएगा। इसी तरह से जब हम लोग कि आयरन और डिफिशियंसी, फोलिक एसिड, विटामिन B12 ये सब हमारे स्टमक में एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं, तो उससे जो एनीमिया होता है उसे बोलते हैं परनीसियस एनीमिया। ठीक है। हेमरेजिक एनीमिया क्या होता है कि मान लीजिए कि कहीं पे कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई चोट लग गई, या फिर कुछ मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है फीमेल्स में, तो कई केसेस से जो हमारे बॉडी से ब्लड का एक्सेसिव लॉस हो जाता है, तो उस केस में जब बॉडी में कमी होती है उसे बोलते हैं हेमरेजिक एनीमिया। क्लियर हो गया? हेमरेज मतलब होता है ना, हेमरेज मतलब होता है चोट या फिर कुछ भी समझ सकते हैं। अगला है हीमोलिटिक एनीमिया। मैं शॉर्ट में सारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक बार समझ लीजिए। हीमोलिटिक आपको नाम से लग रहा होगा, हीमो प्लस लिटिक यानी ब्लड का लिसिस हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, यानी जो हमारा आरबीसी का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है अगर वो रैप्चर कर जाए, किसी भी कारण से प्लाज्मा मेम्ब्रेन रैप्चर कर जाए, ठीक है, हो सकता है एंटीबॉडी से या किसी टॉक्सिन से या किसी चीज़ों से, अगर हमारे बॉडी में आरबीसी का सेल अपने आप रैप्चर होना शुरू हो जाए मैच्योर होने से पहले, तो ब्लड की कमी होती है और ऐसे एनीमिया को बोलते हैं हीमोलिटिक एनीमिया। ठीक है फ्रेंड, अगला बात करते हैं थैलेसीमिया। तो थैलेसीमिया भी क्या होता है, एक तरह का ये एनीमिया है। इसमें क्या होता है कि हीमोग्लोबिन की मात्रा हमारे बॉडी में कम हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि हीमोग्लोबिन बनना कम हो जाता है। तो इस केस में क्या होगा कि आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन कमी हो जाएगी, तो सारा प्रॉब्लम वही होगा जो पहले हो रहा था। इसको बोलते हैं थैलेसीमिया। और सिकल सेल एनीमिया मतलब क्या होता है फ्रेंड? सिकल मतलब आप समझते हैं हसिया, जैसे खेतों में जो गाँवों में माताएं होती ना, खेतों से हसिया से घास काटती, तो जो हसिया यानी चांद की तरह से होता है ना, ईद का चांद देखा आपने, पतला सा सी शेप का, तो जो चांद की शेप का जो हो जाता है उसे सिकल शेप बोलते हैं। तो इस पे एनीमिया जो ब्लड का जो आरबीसी का एक्चुअल साइज होता है वो श्रिंक कर जाता है, इसलिए इसको सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। ठीक है। और ये ए प्लास्टिक एनीमिया क्या होता है? देखिए, आपको पता है कि ए प्लास्टिक एनीमिया क्या है? जैसे मैं आपसे कहूँ कि आपको किसी दुकान में समोसा बेचना है, मैं एग्जांपल बार बार समोसा का ले रहा हूँ क्योंकि मुझे लॉकडाउन में समोसा बहुत मिस करता हूँ, और जब से मैं इलाहाबाद से मुरादाबाद आ गया हूँ तो ऑलरेडी मैं समोसा बहुत मिस करता हूँ, क्योंकि यहाँ बहुत ही घटिया समोसा मिलता है, और मेरे इलाहाबाद में समोसे तो क्या बताएं। ठीक है। तो क्या हो रहा है कि भाई समोसा के लिए क्या हमने मैदा भिला दिया, सब आलू भिला दिया, लेकिन हमारा किचन ही किसी ने उड़ा दिया, यानी किचन में बम मार के उड़ा दिया, यानी किचन ही खत्म हो गया। उसी तरह से भाई सब कुछ है, आयरन है, फोलिक एसिड है, विटामिन B12 है, बॉडी है, लेकिन जहाँ पे बनता है, जिस जगह पे बनता कहाँ है, रेड बोन मैरो में, तो वो रेड बोन मैरो ही खराब हो जाए किसी इंसान का, उसमें डिस्ट्रक्शन आ जाए, तो फिर आरबीसी बनेगा कहाँ? किचन ही खराब हो जाएगा तो समोसा बनेगा कहाँ? इन दैट केस में उसको बोलते हैं ए प्लास्टिक एनीमिया। देखिए फ्रेंड, हमने सारे प्रकार के एनीमिया को आपको ब्रीफ में समझा दिया, माइंड में सेट कर दिया क्या होता है। अब जितने भी एनीमिया आपके सिलेबस में है उनका बस आपको सिम्टम्स, कॉज, डिटेल्स यही सब लिखना है। मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा, आप उसको स्क्रीनशॉट लेकर के नोट्स बनाते जाना। ठीक है। तो अब देखिए कुछ बात करते हैं सिम्टम्स ऑफ एनीमिया के। तो एनीमिया के सिम्टम्स क्योंकि हमारी बॉडी में ब्लड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ब्लड अगर कम हो जाएगा तो हमें पता है कि सारे ऑर्गन्स पे ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन की सप्लाई बंद हो जाएगी या कम हो जाएगी। इन दैट केस में सिर्फ किसी एक जगह पे नहीं, हमारे बॉडी के हर ऑर्गन पे एनीमिया का सिम्टम्स दिखाई देगा, इफेक्ट दिखाई देगा। जैसे कि ब्रेन में बात करें तो फैटीग होगा, डिजीनेस होगा, फेंटिंग होगा, आपको चक्कर आएगा, मितली आएगा, आपको झुनझुनाहट होगी। ब्लड वेसल की बात करें तो ब्लड प्रेशर घट जाएगा। हार्ट की बात करें तो पाल्पिटेशन होगा, नहीं आपका जो रिदम होगा ख़राब हो जाएगा, हार्ट का रेट बढ़ जाएगा, चेस्ट पेन होगा, एंजाइना होगा, हार्ट अटैक आ सकता है, स्प्लीन में का इनलार्जमेंट हो सकता है, इंटेस्टाइन में का कलर चेंज हो जाएगा, मसल में वीकनेस आ जाएगी, रिस्पायरेटरी सिस्टम में सांस रुक रुक के लेंगे, स्किन थोड़ा सा पीला हो जाएगा, कलर बदल जाएगा, आँखें येलो हो जाएंगी। यानी सारे सिम्टम्स आपको एनीमिया के दिख रहे हैं। ये कॉमन है, सारे एनीमिया की बात कर रहे हैं, जितने भी एनीमिया पढ़ेंगे सबके सिम्टम्स कॉमन है, इसको कॉमन आप लिख सकते हैं। ठीक है। अब हम बात करेंगे साइंस ऑफ एनीमिया की, जो पहले मैंने बताया पुराने वाले सारे वही साइन और सिम्टम्स है, बाकी कुछ यहाँ पर अलग भी लिखा है, इसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है। ये दिख रहा है, आंखें पीली हो गई, नाखून कैसे हो गया, जीभ का जो रंग हो गया बदल गया, तो वो सब देख सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे बारी बारी से एनीमिया की। तो पहला हमारा एनीमिया है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, जिसको हम लोग माइक्रोसाइटिक और हाइपोक्रोमिक एनीमिया भी कहते हैं। ठीक है। इसमें आपको पता है पहले कि मैंने बताया कि इसमें आयरन की कमी हो जाती है, जिसके हमारे बॉडी के अंदर आरबीसी के सेल्स बन नहीं पाते प्रॉपरली, इसको एनीमिया कॉज करता है। इसके कॉज क्या क्या है? हो सकता है कि भाई बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया हो, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो गई हो, लेकिन इसमें क्या होता है कि हम इसमें बेसिकली आयरन की कमी से होता है। इसमें हम आयरन हमारी बॉडी इंटेक नहीं कर पा रही है, या आयरन मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है, या आयरन हम सही मात्रा में नहीं खा रहे हैं, या प्रेगनेंसी के समय जब हमारी बच्चे का माँ के अंदर बच्चे का निर्माण होता है तो उस केस में ज़्यादा ज़रूरत होती है ब्लड की, तो उस केस में अगर आयरन की मात्रा कम हो गई है तो भी ये इस प्रकार का एनीमिया हमको हो सकता है। ठीक है। कौन कौन से सिम्टम्स है आप देखिए, सामने स्ट्रक्चर दिख रहा है, मतलब हेडेक है, सर दर्द होगा, झुंझलाहट होगी, फैटिक थकान लगेगी, है ना, पाल्पिटेशन, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, सारे सिम्टम्स वही कॉमन है।
ठीक है, इसको आप यहाँ से देख सकते हैं, है ना। डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन हम कैसे चेक करेंगे कि हमारे बॉडी में एनीमिया है, तो भाई सीधा सीधा चेहरा देखेंगे, हाथ देखेंगे, नाखून देखेंगे, आँख देखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ब्लड सैंपल लेंगे, ब्लड सैंपल में हीमोग्लोबिन चेक करेंगे, आरबीसी चेक करेंगे, और हम आसानी से ब्लड सैंपल से जान सकते हैं कि किसी व्यक्ति को एनीमिया है कि नहीं है। ठीक है, मैनेजमेंट इसको कैसे ठीक करेंगे, तो सीधा से सीधा था कि हम पेरेंटल आयरन थेरेपी देंगे, या तो पहले हम उसको फीमेल को अगर बॉडी में ब्लड की कमी बहुत ज़्यादा है तो उसे तुरंत खून चढ़ाएंगे, 1 से 2 बोतल 3 बोतल जैसी रिक्वायरमेंट होगी उस मेल या फीमेल को ब्लड चढ़ाया जाएगा बाहर। इसको बोलते हैं ओरल या पेरेंटल आयरन थेरेपी। ओरल में क्या होगा, हम उसको टैबलेट्स खिलाएंगे आयरन की कमी वाले, जैसे कि फेरस आयरन जो होता है वो फेरस के फॉर्म में होता है, और फेरस सॉल्ट फॉर्म में, जैसे कि फेरस ग्लूकोनेट, फेरस कार्बोनेट, फेरस स्कॉर्बोट, फेरस सिट्रेट, इस फॉर्म में जो भी टैबलेट्स आती है हम 6 महीने तक किसी भी मेल या फीमेल को देंगे, ताकि उसके बॉडी में ये वाली जो आयरन की कमी से एनीमिया हो रहा है वो आयरन पूरा हो जाए। ठीक है, तो ये अब दूसरी बात हम करेंगे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया की। मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें क्या होता है कि जब विटामिन B12 और फोलिक एसिड की कमी होती है तो उस केस में क्या होता है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। ठीक है, तो इसमें आगे बात करते हैं कॉज कौन कौन से कारण हो सकते हैं। भाई क्या कारण हो सकता है कि हमारा एब्जॉर्प्शन का इसका कम हो गया हो, हमारा इलियम इसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, ये सारे एब्जॉर्प्शन तरीके हैं कि कैसे हो रहा है, इसको आप यहाँ से देख के लिख लीजिएगा। ठीक है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब हमारे बॉडी में क्या क्या सिम्टम्स आएंगे, तो सिम्टम आप इसको देखेंगे सारा कुछ वही है जो हमने इससे पहले वाले लेक्चर्स में देखा। सारे सिम्टम्स आप कॉमन वही बार बार लिखिए, कोई गलत नहीं। अगर आप अलग चीज़ लिखना चाहते हैं तो थोड़ा ये लिखा हुआ है। ठीक है, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कैसे करेंगे, सीधी सी बात है भाई, हम ब्लड टेस्ट करेंगे, ब्लड टेस्ट करके वही सैंपल देखेंगे, फोलिक एसिड चेक करेंगे, आयरन चेक करेंगे, 24 घंटे बाद क्या इसका एक टेस्ट होता है, सीलिंग टेस्ट होता है। ठीक है, इस तरह से हम उसको जाँच करेंगे। मैनेजमेंट कैसे करेंगे, बस सीधी सी बात जैसे पहले हो रहा था, अब की बार हम दवा बदल देंगे, अब की बार हम मिथाइल कोबालामीन देंगे, साइनोकोबालामीन देंगे, विटामिन टोटल होगा ना इसका हम लोग टैबलेट खिलाएंगे, बाकी इंजेक्शंस लगाएंगे, और अगर ज़्यादा दिक्कत है तो ब्लड चढ़ा देंगे। इस तरह से हम मैनेजमेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया की। तो इसमें क्या होता है बताया मैंने, वही जो पहले चल रहा था, फोलिक एसिड की डिफिशियंसी से हो रहा है या फोलेट की आयरन। ठीक है, तो अब मेरे वो जो पहले वाले अपने पढ़ा फ्रेंड वो परनीसियस था, आई रिपीट सॉरी, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, इसकी एब्जॉर्प्शन पे प्रॉब्लम थी। यहाँ पे मेगालोब्लास्टिक बात कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे हम लोग फोलिक एसिड की कमी है, आयरन की फोलिक एसिड की कमी है, तो सेम वही कहानी, सेम डिफिशियंसी, सेम कारण। ठीक है, सेम सिम्टम्स, देखिए आपको दिख रहा है सब कुछ सिम्टम्स, सब कुछ वही लिखिएगा जो पहले आपको पहले स्क्रीन किया है ब्रीफ में। ठीक है, डायग्नोस्टिक चीज़ें हैं, ठीक है, इवैल्यूएशन है, कैसे कैसे हम जानेंगे, वही ब्लड सैंपल लेंगे, फिर उस पर जांच करेंगे, चेक करेंगे, उस बेसिस पर जान सकते हैं। अगला हम बात करते हैं सिकल सेल एनीमिया एग्जाम के साथ। देखिए आपको दिख रहा है, मैंने क्या बताया था कि शेप जो है वो बदल जाता है, शेप बदल जाएगा। देखिए आरबीसी का जो एक्चुअल शेप होता है वो तस्तीनुमा होता है, ओवल शेप्ड होता है, लेकिन आपको बगल दिख रहा है लेफ्ट साइड में वो शेप बदल के आरबीसी का कैसा हो गया, एक हंसी के आकार का, चांद के आकार का हो गया, साइज पतला हो गया और सिकुड़ गया है। जिससे क्या हो रहा है कि जब इस तरह होने से हमारे शरीर में आरबीसी की मात्रा कम हो जाए। कैसे कम होगी मेरी बात समझिए, जैसे मैं कहूँ आपसे कि भाई लड्डू है, अब हमने बड़े बड़े लड्डू बांधे हैं, तो अब अगर हमने 100 लड्डू लिया, उसका वेट 5 किलो है, अब उसी लड्डू को हम चपटा करके छोटा छोटा बांध दें, तो अब वही 100 लड्डू का वेट कितना हो जाएगा, 2-2.5 किलो हो जाएगा। उसी तरह से जब आरबीसी का एक्चुअल शेप बदल जाता है, पतला हो जाता है, तो उतनी ही क्वांटिटी में आरबीसी की मात्रा है वो जो एक्चुअल मात्रा से घट जाती है। तो इस केस में जो एनीमिया होता है वो सिकल सेल एनीमिया होता है। और सिकल सेल एनीमिया बेसिकली एक तरह का हेरिडिटरी प्रॉब्लम है, अनुवांशिक प्रॉब्लम है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होता है। ठीक है, देखिए सिकल सेल एनीमिया बता रहा है कि इसमें क्या होता है कि इसमें रिजिड और स्टिकी हो जाते हैं, और इसमें ये ब्लड स्मॉल ब्लड वेसल ये चिपकने लगते हैं, क्योंकि इसका डेंसिटी कम हो जाता है तो ये चिपकने लग जाते हैं। ठीक है, और डेफिनेशन की बात करें तो जेनेटिक डिसऑर्डर अफेक्ट द एरिथ्रोसाइट्स कॉजिंग टू बिकम सिकल और रिसेसिव। ठीक है ना, एक प्रकार का अनुवांशिक बीमारी है जिसमें हमारे जो आरबीसी के एक्चुअल शेप होता है वो बदल के सिकल शेप्ड हो जाता है। और इसके कारण क्या होगा, फिर हीमोग्लोबिन कमी हो जाएगी, एबनॉर्मलिटी आ जाएगी, वो सारे प्रॉब्लम वही होंगे जो एनीमिया में होते हैं। तो हीमोग्लोबिन का क्या काम है, कैसा होता है, ऑलरेडी आप जानते हैं, इसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने बता दिया लास्ट में कि हीमोग्लोबिन का काम क्या है, कैसा होता है। ठीक है, ये हीमोग्लोबिन कैसे बना होता है, 4 मॉलिक्यूल 4 हीम ग्रुप से मिलकर बना होता है, उसमें ग्लोबिन प्रोटीन होता है, ये सब ऑलरेडी, क्योंकि हीमोग्लोबिन में कभी पूछ लेगा कि हीमोग्लोबिन क्या है, तो उस पर एक शॉर्ट नोट मैंने यहाँ पे दिया है। ठीक है, सिकल सेल डिजीज़ क्या होता है मैंने बताया ना, इनहेरिटेंस होता है, माँ से बच्चों में आता है। और बाकी इसके बारे में डिटेल आपको पढ़ना होगा तो आप पढ़ सकते हैं कि जेनेटिक डिसऑर्डर आपने पढ़ा है, सेक्सुअल रिलेटेड एक्स लिंक्ड कैरेक्टर इनहेरिटेंस ना, उसमें सिकल सेल एनीमिया है, हीमोफीलिया है, और ये सब चीज़ें उसमें आपको वहाँ पे दिखेंगी। ठीक है, मैकेनिज्म की बात करें तो सिकल सेल एनीमिया क्यों हो जाता है, तो इसमें क्या होता है कि जो सिकल हीमोग्लोबिन होता है ना, सिकुड़ा हुआ हीमोग्लोबिन होता है, उससे क्या होता है कि ऑक्सीजन की सप्लाई धीरे धीरे कम हो जाती है। जब ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है तो वो जो आरबीसी का शेप धीरे धीरे बदलने लगता है, वो रिजिड हो जाता है, फ्लेक्सिबल हो जाता है और साइज छोटा हो जाता है। और इस केस में आरबीसी का लाइफ स्पान भी कम हो जाता है,
ठीक है, इस तरह से ये बातें हो रही। बाकी इसका स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है सीधे। सिम्टम्स वही है सिम्टम्स फ्रेंड जो पहले आपने देखा था। इस सिम्टम्स को थोड़ा सा ब्रीफ किया गया है, आप उसको भी सिम्टम्स को कॉमन से लिख सकते हैं, अदरवाइज वही चीज़ है। आप ब्रेक अपॉट इजीली डाई लिविंग द विद इनफ आरबीसी सेल रेड ब्लड सेल। ठीक है, आरबीसी सेल का जो नॉर्मल लाइफ स्पान होता है वो 120 दिन का होता है, लेकिन अगर वो सिकल सेल के साथ प्रॉब्लम है तो वो 20 दिन से ही 10 से 20 दिन में ही मर जाएगा, जिससे हमारे शरीर में बहुत थकान और नुकसान या दिक्कतें आना शुरू हो सकती हैं। और भी कुछ सिम्टम्स है, जैसे एपिसोड्स ऑफ पेन, आपको दर्द बना रहेगा बॉडी में। ठीक है, इसके साथ साथ कुछ चीज़ें भी ये सब चीज़ें आप देखें, यहाँ पे देख के लिख सकते हैं। डिलेड ग्रोथ है ना, विजन प्रॉब्लम होगी, देखने में दिक्कत हो सकती है, बच्चों का विकास रुक सकता है क्योंकि अगर जिसको सिकल सेल जेनेटिक मिला है बेचारे को, जिस बच्चे को। ठीक है, डायग्नोसिस वही जांच करिए, खून निकालिए, खून निकाल उसका जांच करिए, उसके बाद टेस्ट करिए, उसके बाद उसका पॉजिटिव नेगेटिव हिसाब से देखा जाता है। तो टेस्ट वही कॉमन है डायग्नोसिस की। ठीक है, अब लास्ट में बात करेंगे थैलेसीमिया की। थैलेसीमिया में बताया था पहले क्या होता था कि एक तरह का इनहेरिटेड प्रॉब्लम है जिसमें ऑटोसोमल रिसेसिव ब्लड डिसऑर्डर है। ठीक है ना, एक तरह कैसा ही ऑटोसोमल रिसेसिव ब्लड डिसऑर्डर है। तो थैलेसीमिया में बताया था कि इसमें क्या होता है कि जो आरबीसी सेल का है वो डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है। इन दैट केस में बॉडी में ब्लड कमी होती है, जिससे कि हीमोग्लोबिन की मात्रा भी हमारे बॉडी में कम होने लगती है। और थैलेसीमिया में क्या होता है, हीमोग्लोबिन का बनने का जो रेट है वो कम हो जाता है। ठीक है, अब थैलेसीमिया दो प्रकार का होता है, अल्फा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया। थैलेसीमिया में अगर बहुत डिटेल में एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप इस तरह से लिख सकते हो, उसका डेफिनेशन लिखने के बाद इसके टाइप्स दो प्रकार के होते हैं, अल्फा बीटा। तो अल्फा में क्या होता है कि अल्फा थैलेसीमिया इज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन द जीन्स फॉर द अल्फा ग्लोबिन, क्योंकि हमें पता है कि हमारे बॉडी में आरबीसी बनने के लिए, हीमोग्लोबिन बनने के लिए ग्लोबिन प्रोटीन का होना जरूरी है। और ग्लोबिन प्रोटीन हमारे बॉडी में जिस जीन के द्वारा बनता है उसका जो अल्फा पार्ट है वो अगर डैमेज हो जाता है तो उसको बोलते हैं अल्फा थैलेसीमिया। ठीक है, फिर इसका एटियोलॉजी की बात करें, इसमें क्या होता है, डीएनए में म्यूटेशन हो जाता है, जिसके कारण HB1 और HB2 का फॉर्मेशन धीरे धीरे बंद हो जाता है और इसे अल्फा थैलेसीमिया होता है। ठीक है, पैथोफिजियोलॉजी मतलब कैसे होता है, इसका शेप स्ट्रक्चर की बात कर ले हम लोग। तो अल्फा थैलेसीमिया में क्या होता है कि व्हेन यहाँ पे अल्फा ग्लोबिन प्रोटीन का प्रोडक्शन जब हमारी बॉडी में जीन के द्वारा कम हो जाता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है कि जो जीन्स होते हैं बेसिकली ग्लोबिन के अलग अलग दो स्ट्रक्चर बनाने या दो क्लस्टर बनाते हैं, जैसे अल्फा बीटा गामा, इसमें अलग अलग क्रोमोसोम्स होते हैं, तो वो उनकी दिक्कत से होता है। ठीक है, ये सब बहुत डिटेल में अगर आप चाहें तो इसको लिख के पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्या क्या सिम्टम है थैलेसीमिया के। ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ रेड, आरबीसी सेल छोटा हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा, स्किन पेल हो जाएगी यानी पीली हो जाएगी, कमजोरी आएगी, थकान आएगी, आपके लीवर और स्प्लीन का साइज बढ़ जाएगा। ठीक है, इलार्जमेंट हो जाएगा, ये सब चीज़ें। हार्ट डिफेक्ट्स हो सकती है, एबनॉर्मलिटी यूरिन सिस्टम में हो सकती है, ब्लड प्रेशर आपको बढ़ सकता है, डिलीवरी प्रीमेच्योर हो सकती है, जॉन्डिस हो सकता है। ठीक है, अब बात करें बीटा थैलेसीमिया की, इसमें क्या होता है कि अगर जेनेटिक डिफिशियंसी में बीटा, बताया ना अल्फा बीटा दो चेन होती है ग्लोब्यूलिन की, तो अगर बीटा चेन में प्रॉब्लम आ रही है, उससे अगर हमारे बॉडी में और हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन रुक रहा है तो उसको बोलते हैं बीटा थैलेसीमिया। ठीक है, इसमें बीटा ग्लोबिन कंपाउंड वगैरह होता है। बाकी इसकी एटियोलॉजी वही है जैसे पहले आपने देखा था कि उसके जीन का डिफेक्ट है, इसको भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए और लिखिए, क्योंकि काफ़ी देर से मैं बोल रहा हूँ और मैं थक चुका हूँ। ठीक है, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की बात करें, देखिए कैसे हो रहा है ये, आप देखिए कि क्या क्या सिम्टम्स है। बाकी जो सिम्टम्स पुराने थे वही है, फटीग, स्किन पेल, इसको येलो, इलार्जमेंट ऑफ लीवर, स्प्लीन, सब कुछ सामने, यूरिन कलर डार्क हो जाएगा, आप नॉर्मलिटीज़ हो जाएगी, ये सब चीज़ें आपको देखना है फ्रेंड। ठीक है, बाकी उसकी पैथोफिजियोलॉजी है, कैसे बीमारी फैलती है, उसकी पैथोफिजियोलॉजी भी यहाँ पे लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको लिख लीजिए, समझ में आपको सब आ जाएगा। नहीं आएगा तो यूट्यूब पे कमेंट करिए, आई विल हेल्प यू। ठीक है, ये है। और फिर हीमोफीलिया क्या होता है, ये भी एक तरह का डिसऑर्डर है। बाकी इसमें क्या होता है कि आपको पता है कि जब भी किसी हम लोग जब कहीं चोट लगती है या कटता है तो हमारी बॉडी से खून बहता है, और खून बहने के बाद थोड़ी देर बाद खून का बहना बंद हो जाता है, क्योंकि हमारे बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग की मैकेनिज्म होती है। हीमोफीलिया के केस में क्या होता है कि हमारे ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स जो होते हैं वो एबनॉर्मल हो जाते हैं, ये जेनेटिक बीमारी है, और खून का बहना रुकता नहीं है और लगातार खून बहता रहता है। अगर हमें कोई सीवियर इंजरी हो गई किसी पेशेंट को जिसको कि हीमोफीलिया है, तो उसकी जान भी जा सकती है, क्योंकि उसके शरीर से खून पूरा लगातार बहता चला जाएगा। ये सब इसमें डिटेल में लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हिस्ट्री की किस फैमिली से हुआ, कैसे हुआ, ये भी एक जेनेटिक बीमारी है, उसके बारे में आप लिख लीजिएगा। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड, ये हमारा पैथोफिजियोलॉजी का यूनिट 3 का लेक्चर 1 था। बाकी लेक्चर 2, लेक्चर 3 और 4 को लाके हम बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलने वाले हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।